कई बार पेशेंट ओपीडी में आने के बाद में हम उनको आईवीएफ की ट्रीटमेंट समझाने के बाद में घर पे जाने के बाद उनको कन्फ्यूजन होने लगता है कि एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या एंटिसिपेट करना है। तो ये वीडियो खास मैं उन पेशेंट के लिए बना रही हूँ जो टेस्ट ट्यूब बेबी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन स्टेप वाइज जानकारी जो है आईवीएफ की वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। आज चबूतरे पे चर्चा है आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टेप वाइज मैनर में। तो आईवीएफ की ये जो ट्रीटमेंट है इसके कुल 4 चरण होते हैं। पहले चरण में हम प्री आईवीएफ जिसको बोलते हैं, उसमें हम फॉलिकुलर सिंक्रोनाइजेशन के मेडिसिन देते हैं। दूसरे चरण में हम फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन आपको चलाते हैं। तीसरा चरण होता है ओवम पिकअप और उसके बाद के जो 8-15 दिन है उसका, और चौथे चरण में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्री आईवीएफ स्टेज के बारे में। जब आप सबसे पहले आईवीएफ क्लिनिक में आते हैं तो उस टाइम पे आपकी एक सोनोग्राफी की जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो कि बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीबीसी, वायरोलॉजी, आपका एएमएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन, इस प्रकार के। इसके अलावा आपके पति का सीमेन एनालिसिस किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि शुक्राणुओं का काउंट कैसा है, उनकी मोटिलिटी कैसी है। इसके बाद में आपकी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड होता है। उस प्रोटोकॉल के अनुसार आपको सबसे पहले फॉलिकुलर सिंक्रोनाइजेशन की दवाइयाँ दी जाती है जो कि हार्मोनल मेडिसिन है, उनको टाइम से लेना चाहिए। इस मेडिसिन में कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन, कभी कभी ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन तथा कभी कभार इंजेक्शन का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जिस भी मात्रा में आपको इंजेक्शन लेने बोले हो उस मात्रा में आप घर पे जो इंजेक्शन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको दवाइयाँ दी जाती है जो कि आपके स्त्रीबीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम आती है या आपके स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम आती है, तो उन दवाइयों का भी सेवन आप अवश्य करें। उसके बाद में जब आपकी माहवारी आएगी तो उसके दूसरे दिन आपको फिर से आईवीएफ सेंटर में बुलाया जाता है। उस दिन आपकी सोनोग्राफी की जाती है। आपका फॉलिकुलर कोहोर्ट किस प्रकार का है, कितने फॉलिकल्स आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा बांधा जाता है। उस दिन फिर से ब्लड टेस्ट होती है जो कि हार्मोन्स की टेस्ट होती है, और उन हार्मोन के टेस्ट से हमको ये पता चलता है कि आपको इंजेक्शन जो देने हैं वो कौन से इंजेक्शन देने हैं, कितने दिन तक शायद आपको लगेंगे, क्या डोज लगेगा, और उस दिन से जो है आपके इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं। इन इंजेक्शन को कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन। ये इंजेक्शन क्योंकि हार्मोन के इंजेक्शन है तो इनको टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप आपके माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन जब भी आपको बोला है उस दिन से आप इंजेक्शन लेना शुरू करें, एक स्पेसिफिक टाइम पे लेना शुरू करें। ज़्यादातर आजकल पेन इंजेक्शंस या माइक्रोटिप नीडल वाले इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है, जो इंजेक्शन घर पे पेशेंट अपने आप से, अपने हाथ से या किसी की मदद से भी ले सकता है। ये इंजेक्शन अगर आप घर पे ले जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। जैसे कि आप जब इंजेक्शन घर पे लेकर जाएंगे तो उनको रेफ्रिजरेटर के उस कंपार्टमेंट में रखना है जहाँ पे हम सब्जियाँ रखते हैं। तो उस कंपार्टमेंट का जो है ओपन एंड क्लोजर जो है जो बार बार नहीं होता है। इसके अलावा इन इंजेक्शन को फ्रीज़र में कभी भी ना रखें। इनके साथ में जो आइस पैक आपको मिला हुआ रहता है वो आइस पैक जो है इनको आप फ्रीज़र में रखें। जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो तो ये आइस पैक के ऊपर आप जो है ये इंजेक्शन स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका इंजेक्शन का टाइम हो तो इंजेक्शन निकाल के आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, ये जो नीडल्स है, इन इंजेक्शन के जो सीरिंजेस है, जो कॉटन बॉल्स है, इनको आप डोमेस्टिक वेस्ट में न डालें, क्योंकि ये एक हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है उन लोगों के लिए जो आपके घर से कचरा उठाते हैं। तो इन इंजेक्शन की सीरिंज को आप जमा करके रखें, और आप जब भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को हॉस्पिटल में जाए तब ये इंजेक्शन आप वहाँ की सिस्टर को दे दें डिस्कार्ड करने के लिए। तो ये रही बात इंजेक्शन की। इसके बाद में आपको फिर से बुलाया जाएगा आपके इंजेक्शन के चौथे या 5वें दिन। उस दिन फिर से आपकी एक सोनोग्राफी होगी, एक ब्लड टेस्ट होगी जिसमें हम एस्ट्राडायल और एलएच की लेवल्स को मापेंगे। उसके बाद में आपका एक इंजेक्शन शुरू होगा जिसका नाम है एंटागोनिस्ट। ये भी इंजेक्शन एक हार्मोन का इंजेक्शन है, तो इसमें भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन आप मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपके अंडे की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब आए। तो आप एंटागोनिस्ट के टाइमिंग को कभी भी मत भूलिए और उस टाइम से आप एंटागोनिस्ट लें। इसके बाद में लगभग सारे ही आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि अपने पेशेंट 1 दिन आड़े या 2 दिन आड़े सोनोग्राफी को आए। तो जिस भी दिन आपको सोनोग्राफी को बुलाया गया है उस दिन आपने सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में आना अपेक्षित है। उस दिन आपकी सोनोग्राफी की जाएगी, और फिर आखिरी दिन आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, वो है ट्रिगर वाला दिन। उस दिन आपके जो बढ़े हुए फॉलिकल्स है उसका साइज़ एक लगभग 20-21 मिलीमीटर जितना
हो चुका रहता है। तो जब भी आपके डॉक्टर को लगेगा कि अभी आपके फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, तो उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आप ये ट्रिगर का इंजेक्शन ले। या कुछ-कुछ हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हम पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलाकर हम खुद के सुपरविज़न में ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। जो अब तक की मेहनत आपने करी हुई है रोज़ इंजेक्शन लेने की, वो इंजेक्शन तभी रंग लाएगी जब ये ट्रिगर का इंजेक्शन है वो टाइम से एडमिनिस्टर होगा। तो ये ट्रिगर के इंजेक्शन की टाइमिंग जो है वो रात में आती है, क्योंकि ट्रिगर के इंजेक्शन के बाद में 36 घंटे बाद में हमको पिकअप करना रहता है। क्या ये वीडियो पसंद आ रही है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि ओवम पिकअप के दिन में पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो आगे क्या होता है। तो अगला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।